बच्चों, हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है जिसमें हमने द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। आपको ध्यान होगा द्विध्रुव क्या होता है। मैंने वहाँ बताया था दो समान परिमाण के और विपरीत आवेश होने चाहिए। प्रकृति कैसे होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। अगर इसको हमने अल्प दूरी पे रख रखा है तो वो क्या होगा? द्विध्रुव कहलाएगा, डायपोल कहलाएगा। वहाँ पे हमने ये भी चर्चा की थी कि उनको मिलाने वाली जो पृथक्करण रेखा है वो क्या होता है? उसका अक्ष होता है। उस अक्ष पे जो मध्य बिंदु आती है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और एक चीज़ और बताया था, अगर आपको ध्यान हो, आघूर्ण की बात की थी हमने, द्विध्रुव आघूर्ण। वो क्या था? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी और आवेश के गुणनफल के बराबर था। ये चर्चा हमने लास्ट वाले वीडियो में कर लिया था। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस पर आएंगे तो अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता। ध्यान देना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता। ठीक है, उसके अक्ष पे हमें क्या करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी आज हम क्या करेंगे? उस अक्ष पे कहीं पे एक बिंदु लेंगे, वहाँ से हम उसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे। विद्युत तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल, E बराबर KQ/R²। तो R क्या है? R क्या है? आवेश से बिंदु की दूरी है। R क्या है अपने पास? आवेश से बिंदु की दूरी है। और Q क्या है? आवेश है। तो कुल मिला के हमें अगर किसी बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी है तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए? एक तो आवेश ज्ञात होना चाहिए, दूसरा उनके मध्य की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव का अक्ष पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है अक्ष और दूसरा होता है निरक्ष। अक्ष मैंने आपको बता दिया कि ये प्लस क्यों है और ये क्या है अपने पास? माइनस क्यों। इनको मिलाने वाली रेखा है ना, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्ष कहलाएगी। और ये जो मध्य बिंदु आता है यहाँ पे अपने पास, ये जो मध्य बिंदु आता है इसको हमने केंद्र कहा था। क्या कहा था इसको अपन ने? केंद्र कहा था। केंद्र से सीधी रेखा आ जाए, सीधी का मतलब परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे जो रेखा आएगी उसको हम क्या कहेंगे? निरक्ष कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? निरक्ष कहेंगे। और इनकी बीच की दूरी कितनी लेते हो आप? बीच की दूरी लेते हो आप D। हम क्या मानते हैं? D। 2a भी मान सकते हैं। तो इसका जो आघूर्ण था, आघूर्ण क्या निकला था? हमने आघूर्ण निकाला था P बराबर Q/D। ये अपने पास आघूर्ण था। ये चीज़ आपको अच्छी तरह आती है, ये आती है। और क्या था? एक E था। तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र भी आपको आता है, KQ/R²। तीव्रता ये होता है KQ/R²। अगर ये दो तीन चीज़ें हमें याद है तो ये आर्टिकल जो अपना है बिल्कुल आसान लगेगा आपको। अगर पिछले जो चीज़ें मैंने पढ़ा दी उसको अगर आप याद करते हैं, उसको दोबारा से कॉपी में करते हैं तो आगे आने वाली चीज़ आपको बहुत सरल लगेगी। क्योंकि जो फिजिक्स है वो क्या है? चरणबद्ध है। पिछला पढ़ोगे अगला बहुत ईजी लगेगा, और पिछला छोड़ दोगे तो अगला समझ में ही नहीं आएगा। और फिजिक्स क्यों, साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं, आप फिजिक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री ले लें या मैथ्स ले लें या बायो ले लें, सबके साथ ऐसा ही है। और साइंस का सब्जेक्ट नहीं, कोई सा भी सब्जेक्ट लीजिए, सब क्या होता है? क्रमबद्ध ज्ञान होता है। तो उनको क्रमबद्ध ज्ञान आना चाहिए। क्रम से आप पढ़िए, आपको बहुत आसान लगेगा। यानी क्या होना चाहिए? स्टडी अपनी रेगुलर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप कॉपी में लिखा भी करो और दोबारा अपने हाथ से भी नोट्स बनाए करो। तो उम्मीद करूँ आज भी आप कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठे होंगे ताकि आप क्या करें? नोट्स को साथ साथ बना सकें। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम द्विध्रुव अक्ष पर तीव्रता की गणना। हम किस पे कर रहे हैं? द्विध्रुव अक्ष पे कर रहे हैं। इसके बाद निरक्ष पर भी करेंगे। तो आज तो हम द्विध्रुव अक्ष पे कर रहे हैं। तो द्विध्रुव अक्ष के लिए हमारे पास एक चित्र बना हुआ है, देखिए। ये -Q, ठीक है, और फिर क्या लूँगा मैं? प्लस का Q। मेरे पास दो आवेश आ गए। दो आवेश कैसे हो गए? परिमाण में तो समान है और विपरीत प्रकृति के हैं। ये तो धनात्मक है और ये क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, मध्य में दूरी कितनी है? तो मध्य की दूरी मैंने क्या ले रखी है? D ले रखी है। कंप्लीट दूरी कितनी ले रखी है? D ले रखी है। डाइपोल बन गया। क्लियर यहाँ तक? -Q और +Q को जो मिलाने वाली रेखा है, ये अक्ष है इसका। इसी पे हमने क्या किया? एक बिंदु P ले रखा है। इस पे हमने क्या कर रखा है? एक बिंदु P ले रखा है। और ये P की क्या कंडीशन है? ये P क्या है? जो इसका केंद्र है ना, O बिंदु, उससे कितनी दूरी पे ले रखा है मैंने? उससे मैंने R दूरी पे ले रखा है। यहाँ से O से लेके P तक की जो दूरी है वो कितनी है मेरी? R है। समझ गए बात को? दोबारा बोल रहा हूँ, ये बिंदु जो P है वो कहाँ से है? द्विध्रुव के केंद्र से दूरी मापी है मैंने इसकी, कितनी? R।
अब ये डायग्राम में हमें सारे मान पता होना चाहिए, क्योंकि मैं चर्चा किस पे करूँगा, बिंदु P पे तीव्रता निकालूंगा। बिंदु P पे तीव्रता निकालूंगा किसके कारण, एक तो आवेश Q के कारण निकालेंगे। आवेश Q के कारण तीव्रता क्या होगी, प्लस का है, बाहर की ओर धकेलेगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो आवेश Q के कारण तीव्रता बाहर की तरफ क्या होगी, E1 होगी। ठीक है, फिर मैं चर्चा करूँगा माइनस आवेश के कारण, माइनस Q के कारण तीव्रता निकालूंगा, और माइनस Q के कारण तीव्रता क्या निकलेगी बताइए, माइनस का है, आकर्षित, इसे याद रखिए। तो ये अपने तरफ बुलाएगा, ये क्या होगा, अपनी तरफ लेगा, तो ये E2 जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। देखिए यहाँ पे U2 का डायरेक्शन लगा रखा है। ठीक है, दूसरी बात करें कि जब ये चीज़ें समझ गए तो क्या करना है आपको, Q से P की दूरी भी निकालनी है और माइनस Q से P की दूरी भी निकालनी है। तो चलिए थोड़ा सा इस चित्र को और समझ लेते हैं। मेरे पास ये माइनस का Q है और ये प्लस का Q है, ये मेरे पास O बिंदु है। मैं थोड़ी देर के लिए इनका नाम दे देता हूँ A और B। ठीक है, माइनस Q के लिए मैंने क्या दे दिया, A, और प्लस Q के लिए क्या दे दिया, B दे दिया। इस O से मैंने क्या कर रखा है, R दूरी पे, O से अपन ने कितनी दूरी पे ले रखा है, R दूरी पे। ये देखना यहाँ से, इस O से मैंने क्या किया, R दूरी पर एक बिंदु ले रखा है P। यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक बिंदु ले रखा है P, कितनी दूरी पे, तो आप कहेंगे सर R दूरी पे। कितनी दूरी पे, R दूरी पे ले रखे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या गणना करनी है, मुझे गणना करनी है Q से लेके P तक की दूरी, Q से लेके P तक की दूरी, यानी मुझे BP निकालना है। एक तो BP निकालना है कि BP क्या निकलेगा, और दूसरा मुझे क्या करना है, A से लेके P तक की दूरी भी ज्ञात करनी है। आवेशों से बिंदु की दूरी ज्ञात करूंगा जब भी तो निकलेगा, KQ/R²। Q तो आवेश है और R क्या है भाई, Q तो क्या है आपका आवेश है, R क्या है, आवेश से बिंदु की दूरी। तो पहले मैं Q से बिंदु की दूरी क्या निकालूंगा, BP, और फिर क्या करूंगा, A से लेके P की दूरी निकालूंगा, AP। बस अपने को इतना सा ही काम करना है कि हमें BP और AP का पता चल जाए। आपने A और B के बीच की दूरी कितनी ले रखी है, कुल दूरी आपने क्या ले रखी है बताइए, हमने यहाँ पे कुल दूरी ले रखी थी D, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान रखी है, डिस्टेंस D ले रखी है। अब O क्या है, O केंद्र है, O क्या है, केंद्र है A और B का। तो इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे ना। तो ये दोनों दूरी बराबर होंगे, तो A से O तक की दूरी तो कितना हो जाएगा, आधा D का, D/2, और O से B तक की दूरी भी क्या होगा, आधा हो जाएगा D का, यानी ये भी कितना आ गया अपने पास, D/2 आ गया। अगर ये चित्र आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, अब आसानी से कह सकते हो कि B से P तक की दूरी क्या होगी। मुझे BP की दूरी ज्ञात करनी है, किसकी, B से लेके P तक की दूरी। बताइए किस में बोलोगे, R और D में बोलोगे। तो देखो BP की जो दूरी होगी, ये BP क्या होगी बताइए। अगर मैं OP में से मैं क्या करूं, OB को घटा दूं, तो देखिए यही आएगा कि आप चित्र को देखिए, O से लेके P तक, ठीक है, O से लेके P तक में से क्या करूं, O से लेके B तक की दूरी को हटा लेता हूं, घटा देता हूं, तो क्या होगा, OP कितना माना आपने, R, हमने OP क्या माना था, R, और OB कितना था, D/2। तो ये आपके पास BP आ गया, अपने पास क्या आ गया, ये BP आ गया, B से लेके P तक की दूरी। क्लियर यहाँ तक, समझ गए बात को। जब ये क्लियर है तो बच्चों आप A और P की दूरी भी बता देंगे, A से लेके P तक की दूरी स्पष्ट नज़र आ रही होगी आपको। AP की दूरी क्या निकलेगी, देखिए आप चित्र को देखिए, मुझे क्या चाहिए, A से लेके P तक, है ना, ये दूरी चाहिए। सोचना आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो क्या होगा, यानी A से लेके O तक और O से लेके P तक। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया। तो ये ले लेंगे अपन A से लेके O तक और O से लेके कहाँ तक, P तक, यानी आपके पास आ जाएगा AO + OP। AO का मतलब कितना, तो आप कहेंगे AO का मतलब D/2 और OP का मतलब कितना, R। ये दोनों दूरियां आ गई, एक तो R - D/2 आया भाई, एक तो क्या हुआ, R - D/2 आया। इसको उल्टा करके सीधा भी लिख सकते हो ना आप, इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है, R + D/2, एक ये आ गया अपने पास R + D/2। ठीक है, तो मेरे पास दूरी आ गई, आवेश आ गई, इतना काम हो गया, तो मैं आसानी से सारे काम कर सकता हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए चित्र में वापस।
मैं चित्र में वापस लाता हूँ तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, देख लीजिए आप, सारी चीज़ें वो की वही लिखी हुई है। ये माइनस क्यू और ये क्या हो गया P बिंदु, इससे यहाँ तक की दूरी R2 मानी हुई है अपन ने, और इसमें क्या कर रखी है Q से P तक की दूरी हमने क्या कर रखी है R1 मान रखी है। तो R1 और R2 के मान आपको प्राप्त हो गए। Q से P तक की दूरी तो आपकी क्या थी R1, तो ये दूरी तो क्या हो गई आपकी R1 हो गई। अगर आपसे पूछे कि R1 कितना हो गया तो आप बताएंगे R1 ये हो गया, और ये क्या हो गया, तो चित्र के अनुसार मेरे पास ये क्या हो गया R2 हो गया। ठीक है, तो आप चित्र बनाएंगे, इसको एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छी बात है, ये भी एक्सप्लेन कर दें। और आपको कई बार बताया है कि जब भी आप चित्र बनाते हैं तो क्या होगा, चित्र में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको क्या करके आएंगे, लिख के आएंगे। यहाँ हमने चित्र बना रखा है तो ये एक्सप्लेन करके आएंगे कि मेरे पास क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, माइनस Q और Q उसके आवेश हैं, उनके मध्य की दूरी D है, उसका केंद्र O है, अतः माइनस Q से केंद्र O तक की दूरी D/2 हो जाएगी, और केंद्र O से प्लस Q तक की दूरी भी क्या होगी D/2 हो जाएगी। इसके अक्ष पे हमने क्या कर रखा है, एक बिंदु P ले रखा है जो कि द्विध्रुव आघूर्ण के बिंदु से, केंद्र बिंदु से, किससे, केंद्र बिंदु से कितनी दूरी ले रखी है हमने, R दूरी ले रखी है। चित्र के अनुसार क्या हो गया, इसकी दूरी R1 मान ली है ना, उसकी R2 मान ली, R1 और R2 का मान ये निकाल के बता देंगे। क्लियर यहाँ तक? जब इतना क्लियर हो गया तब आप आसानी से कर सकते हो। ये चीज़ें अपन ने लिख रखी है, वही चीज़ें जो मैंने बोली है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपन ने लिख रखी है। ठीक है, पढ़ लेंगे इसे, आप कॉपी में भी लिख लेंगे, है ना। अब देखो तीव्रता की गणना करना आपको याद ही है, तीव्रता क्या होती है KQ/R² होता है। ठीक है, E बराबर क्या हो गया KQ/R²। जब आपके पास E आ गया KQ/R² तो अब आप क्या करेंगे, E1 और E2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो E1 क्या हो जाएगा, तो E1 हो जाएगा KQ/R1²। ठीक है, जिस बिंदु पे दूरी ज्ञात कर रहे हैं ना वो अपन ने क्या मान रखा है R1 मान रखा है, हमने चित्र में क्या मान रखा है R1 मान रखा है। ये रहा देखिए, ये R1 मान रखा है, और R1 का मान कितना है R-D/2। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, R1 का मान भी रख दूंगा। तो ये मैंने R1 का जो मान आया था ये रख दिया, और रखते ही मेरा ये क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे R1 है ना, ये R1 है, इसके जगह क्या करेंगे हम R-D/2 रख देंगे, और रखते ही ये बन गया E1 बराबर KQ/R-D/2 का होल स्क्वायर, यानी R1 की जगह वो मान रख दिया। समीकरण आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, है ना, क्रम से आपको समीकरण लेके चलना है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो ऐसा कैसा क्या होगा, E2 आ जाएगा, और E2 अपना क्या होगा, वहाँ पे E2 R2² हो जाएगा, है ना। R2 की वैल्यू रख देंगे जो कि आप निकाल चुके हो R+D/2, और ये मान मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास ये E2 आ जाएगा, जिसको मैंने समीकरण नंबर क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो बच्चों मेरे पास देखो क्या आ गया, E1 आ गया और E2 आ गया। क्लियर, E1 आ गया, E2 आ गया। अब देखिए चित्र में जाके E1 और E2 की दिशा कैसी है। अगर मैं चित्र में लेके जाऊं तो E1 और E2 की मुझे दिशा देखनी है कि दिशा कैसी है। बताइए यहाँ पे E1 और E2 की दिशा, E1 किसके कारण था, इस आवेश के कारण, है ना। तो इस आवेश के कारण क्या होगा, ये प्लस का आवेश है, तो इसकी दिशा कैसी होती है, उधर जाती हुई। तो E1 की दिशा तो ये है, और E2 की दिशा क्या होगी, इधर को आती हुई, है ना। और ये क्या हो गई, मान लीजिए E2 की दिशा है। तो बताइए E1 और E2 की दिशा कैसी है, विपरीत है। चित्र में भी ऐसा ही बताया गया है, देखिए ये E1 की दिशा और ये E2 की दिशा कैसा है, बिल्कुल सही, दोनों क्या है, विपरीत हैं। जब दोनों विपरीत हैं तो क्या होगा, जब इनका परिणामी निकालोगे तो उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये जो E2 आया हुआ है और इधर से अपने पास क्या है E1 आया है, इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब घटाने पे भी एक दिमाग लगाना है अपने को कि E1 में से E2 घटाऊं या E2 में से E1 घटाऊं। भाई यहाँ पे परिणामी निकालूंगा, जैसे मैं मान लो परिणामी निकालूंगा, यहाँ पे E2 आया हुआ है और यहाँ E निकालूंगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि मैंने E1 माइनस E2 क्यों किया। आप कहोगे सर विपरीत है ना इसलिए E1 माइनस E2 किया, तो मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि मैंने ये क्यों नहीं लिख लिया फिर। E बराबर मैं तो ये भी लिख सकता हूँ ना, E2 माइनस E1, इसमें कहाँ दिक्कत है, इसमें कहाँ दिक्कत है। देखिए घटाने का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। हमें क्या करना होता है, बड़ी में से छोटी को घटाना। तो इसका मतलब ये है जो मेरी बड़ी संख्या है, यानी E1 क्या है, मेरा E1 क्या है, E2 से बड़ा होगा।
E1 क्या होगा, E2 से बड़ा होगा। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए क्यों होगा, क्यों होगा ये पता होना चाहिए अपने को, क्यों होगा। अब देखिए क्यों होगा, इसका भी कन्फ्यूजन ख़त्म कर देते हैं। E क्या होता है, E 1/r² के समानुपाती होता है, ये पता है ना आपको। E क्या होता है, 1/r² के समानुपाती होता है। यानी दूरी ज़्यादा तीव्रता कम, दूरी कम तीव्रता ज़्यादा। क्लियर, दूरी अगर ज़्यादा होगी तीव्रता कम हो जाएगी, और दूरी कम होगी तो तीव्रता बढ़ जाएगी इसके हिसाब से। तो अब आप इनकी दूरियां देख लो ना, E1 और E2 की क्या करें आप, डिस्टेंस देख लो कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। R1 कितना था, देखिए यहाँ पे ये R1 क्या था, तो R1 था बच्चों आपका R-d/2, और R2 क्या था, तो आप कहोगे R2 था R+d/2। कौन बड़ा, बड़ा कौन, तो आप देख रहे हो R2 क्या है, R1 से बड़ा है। R2 क्या है, R1 से बड़ा हो गया। जब R2 R1 से बड़ा हो गया तो उल्टा होता है E, तो E1 क्या होगा, E2 से बड़ा होगा, क्योंकि दूरी घटाएंगे तो तीव्रता बढ़ेगी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई अपने, E1 क्या होगा, E2 से बड़ा होगा। क्लियर, इसलिए ऐसा नहीं कि मैंने मन में आया वही E1 - E2 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा कंसेप्ट है इसके अंदर, ये सारा क्या है, कंसेप्ट है। तो ये बात समझ में आ गई होगी अब तो। E1 क्या है, परिमाण में E2 से अधिक है, तो बड़ी संख्या में से हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को घटाते हैं। इसलिए E बराबर मैंने क्या किया, E1 - E2 लिख दिया। E बराबर क्या कर दिया अपने, E1 - E2 कर दिया। जब ये बात आपके समझ में आ गई तो आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है आपको, E1 का मान रख दो और E2 का मान रख दो, आगे तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। तो मैंने क्या किया, E1 का मान रख दिया और E2 का मान रख दिया। दोनों में क्या था, देखिए E1 और E2 की बात करें, यहाँ पे मान रखा हुआ है। दोनों में क्या था, KQ कॉमन था। दोनों में क्या था अपने पास, KQ कॉमन था, तो उस KQ को क्या किया हमने, कॉमन भी ले रखा है। समझ गए बात को, नहीं समझे। देखिए E2 का मान था KQ बटे में R+d/2 का होल स्क्वायर, और E1 का मान था अपने पास KQ बटे में R - d/2 का होल स्क्वायर। तो दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया ना KQ, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से KQ कॉमन ले लिया। चाहे तो आप एक स्टेप लिख के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और लिख सकते हैं। कौन सा, E1 - E2 का। यहाँ पे क्या कर सकते हो, E1 का भी सूत्र लिख सकते हो और E2 का भी लिख सकते हो। E1 का क्या है अपने पास, KQ बटे में क्या, बटे में क्या है अपने पास, R - d/2 का होल स्क्वायर। फिर क्या कर सकते हो, -KQ, ठीक है, और इसके बटे में क्या ले लोगे, R+d/2 का होल स्क्वायर। चाहे तो ये स्टेप लिख सकते हैं, लिख के भी हम क्या कर सकते हैं, KQ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई कि KQ बराबर हो गया 1/R - d/2 का होल स्क्वायर -1/R+d/2 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है और हल करना है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। ये एलसीएम ले लिया, R+d/2 का होल स्क्वायर और R - d/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास। आता नहीं हल करना तो भाई, अगर कहीं पे अपने पास इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो याद आता ही है 1/A और 1/B है। अगर आपका एलसीएम AB आ गया तो ये तो B हो जाएगा और ये A हो जाएगा। ऐसे तो करते हो, तो सेम वो की वही तरीका है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ कर लिया। अब इसको खोलने के लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए, कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने को याद होने चाहिए। याद होगा वैसे तो आप लोगों को, चलिए फिर भी मैं लिख देता हूँ। एक तो अपने को ये याद होना चाहिए कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, हमें ये सूत्र याद होना चाहिए। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल देखें यहाँ पे काम भी आएगा। यहाँ पे खोलेंगे ना R+d/2 का होल स्क्वायर, यहाँ काम भी आएगा। ये सूत्र आपको पहले से याद होना चाहिए। तो ये होता है A² + B² + 2AB, ये होता है A+B का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे माइनस लगाना है तो यहाँ पे माइनस लगाऊँ A - B का होल स्क्वायर, तो सीधी सी बात क्या है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। 2AB के आगे क्या होगा, माइनस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों A² + B² माइनस का 2AB। ठीक है, याद आ गया। 8, 9, 10 खूब आपने याद किया है, 11th में भी देखा है। तीसरा सूत्र आपको ये भी याद रखना है कि A+B और A - B का गुणा क्या होगा।
ए प्लस बी और ए माइनस बी, याद करो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, दोनों के स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ये फॉर्मूले आपको याद है ना? तो ये फॉर्मूले वहाँ काम आएंगे। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अभी r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। आप क्या करोगे, पहले वाले का स्क्वायर, फिर हम दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, फिर लिखा हुआ है 2, देखिए a और b यानी पहला और दूसरा गुणा होगा, है ना? तो 2 पहला हो गया r और दूसरा हो गया d बाई टू, और यहाँ 2 से 2 कट सकता है, तो इसका मतलब ये होगा r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, और प्लस का क्या आ गया आर डी आ गया, प्लस का क्या हो गया आर डी आ गया। ऐसे ही अगर मुझे किसका करना हो, r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर करना है, r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर करना है, तो क्या होगा, बस यहाँ पे माइनस लगेगा ना भाई, यही तो माइनस लगेगा, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी स्क्वायर बटे 4 और माइनस का आर डी। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा आर डी। चलो इस पे भी देख लेते हैं एक, अगर मुझे ये करना हो r प्लस डी बाई टू और r माइनस डी बाई टू, तो क्या होगा r प्लस डी बाई टू और r माइनस डी बाई टू, a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दूसरे का स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4। ठीक है, हाँ अगर स्क्वायर लगा हुआ है इस पर, मान लो इसके भी स्क्वायर लगा दें, इसके भी स्क्वायर लगा दें, तो पूरे के स्क्वायर लग जाएगा, क्या होगा पूरे के स्क्वायर लगा सकते हैं ना, r प्लस डी बाई टू का स्क्वायर r माइनस डी बाई टू का, तो पूरे का स्क्वायर लगा के भी कर सकते हैं, तो ये पूरे का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए चीज़ें तो वहाँ कर रखी है अपन ने, वहाँ देखते हैं चल के, है ना? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सूत्र के हिसाब से, आपको ले चलें आपको अपने क्वेश्चन पे। चलिए अपन यहाँ पे थे कि r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, नीचे था r प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और r माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, राइट? इसको हल किया, इसको हल करके अभी दिखाया आपको मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल लिया, और इसको भी हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से खोल लिया, और नीचे अभी बताया था a प्लस बी और a माइनस बी का इस वाले फॉर्मूले से, लेकिन इसके स्क्वायर लग रहा था, इसलिए मैंने आपको कहा था क्या करेंगे वहाँ के लिए स्क्वायर लगा लेंगे, तो इसके भी हमने क्या किया, यूँ स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपन ने क्या कर रखा है, लगा रखा है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है आपको, ये माइनस से खोलना है, माइनस से खोलोगे माइनस का आर स्क्वायर होगा, ये माइनस का डी स्क्वायर बटे 4 बनेगा, लेकिन वो माइनस पहले से है, तो आप सभी जानते हो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या होगा प्लस का होगा, क्या हो जाएगा प्लस का होगा। चलिए खोल लेते हैं, खोल लें, खोलेंगे तो ये आ गया, देखिए आर स्क्वायर से मेरा क्या होगा, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, और डी स्क्वायर बटे 4 से डी स्क्वायर बटे 4 कट जाएगा, बचा क्या, तो मेरे पास बचा आर डी और आर डी यानी 2rd। भाई एक आर डी है, दूसरा भी आर डी है, दोनों प्लस के हैं, जोड़ेंगे चिन्ह भी प्लस का ही आएगा, तो क्या बचा वहाँ पे 2rd बचा, और नीचे वाले को ऐसे ही लिख लूँगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर। ये मेरी तीव्रता आ गई, नॉर्मल तीव्रता आ चुकी है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ, जो मैंने बिंदु ली है वो कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे, केंद्र से r दूरी पे ली है, और जो मेरा द्विध्रुव है डाइपोल है वो कितनी दूरी पे, d दूरी पे। वो जो d का मान है ना, वो क्या है, r की तुलना में बहुत ही कम है, d का जो मान है वो r की तुलना में बहुत ही कम है, नगण्य है, तो r की तुलना में मैं क्या कर सकता हूँ, d को छोड़ सकता हूँ, d को क्या कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, d का मान लगभग 0 मान सकता हूँ। अब देखो जब मैं d का मान लगभग 0 मानता हूँ तो क्या करूँ, डी स्क्वायर कैसा होगा, अगर कोई बहुत ही छोटी संख्या है 0 के पास आ रही है, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो और छोटा हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पॉइंट वाली संख्या 0 से 1 के बीच में। फॉर एग्जांपल देखिए आप, सपोज कीजिए कि मेरे पास d का मान जो है वो कितना है,
0.2 है, डी का मान क्या है 0.2 है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.04। देखो छोटा हुआ क्या, ये क्या हो गया, छोटा हो गया ना, पहले डी आया और डी से फिर क्या हुआ डी स्क्वायर आया, छोटा हो गया ना, तो जितनी घातें करूँगा उतना छोटा होता जाएगा। अगर मैं इसमें 4 का भाग दे दूँ, मान लो डी स्क्वायर बटे 4 का भाग दे दूँ, तब तो क्या होगा और छोटा हो जाएगा, क्या होगा और ही छोटा हो जाएगा ना। तो कुल मिला के जब डी 0 के पास है तो डी स्क्वायर बटे 4 तो लगभग क्या बिल्कुल ही 0 की तुलना में के पास आ जाएगा, बिल्कुल 0 के पास आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे डी स्क्वायर बटे 4 का मान क्या रखूँगा 0 रखूँगा। समझ गए बात को, यहाँ पे हम डी स्क्वायर बटे 4 का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे, यानी डी स्क्वायर बटे 4 को आउट भगा दूँ यहाँ से, शून्य हो गया ना वो, तो वो चला गया, डी स्क्वायर बटे 4 वहाँ से चला गया। तो फाइनली जो अपना सूत्र है ये बना। आर की पावर 4 कैसे आ गई भाई हैं, देखिए डी स्क्वायर बटे 4 को तो 0 किया हमने, डी स्क्वायर बटे 4 को तो 0 किया, तो जब इसको हमने 0 किया तो हमारे पास अभी क्या है, अभी है के क्यू 2RD बटे में क्या आर स्क्वायर का स्क्वायर है, आर स्क्वायर का स्क्वायर है। जब आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आर की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी ना, इसलिए लिखा हुआ है के क्यू इंटू 2RD आर की पावर 4। अब इसको और सरल कर सकते हो, ये आर और ये आर कट सकता है, जब आर से काटेंगे तो ये बनेगा बच्चों 2K, यानी 2 ले लें पहले ही, चलिए ले लेते हैं 2KQD बटे में कितना R3, ये लिखा हुआ है यहाँ भाई, ये एक आर था इसको काट दिया तो ये ई लिखा हुआ है अपने पास 2KQD बटे में R3। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं पी के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी का मतलब बताया था आपको, पी क्या होता है Q इंटू डी होता है, पी क्या होता है अपने पास Q इंटू डी। तो ये मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह QD की जगह क्या लिख सकता हूँ P लिख सकता हूँ, और वहाँ पे P लिखा तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया 2KP बटे में R3, 2KP बटे में R3। तो ये मेरा फाइनल फार्मूला है, न्यूमेरिकल वगैरह करने में ये बहुत काम देता है। तो सूत्र को याद भी रखना है, क्या याद रखना है, द्विध्रुव के कारण एक से अक्ष पर तीव्रता कितनी होती है 2KP बटे R3 होती है। P क्या है द्विध्रुव का आघूर्ण है, R क्या है, R ध्यान रखना क्या है द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P की दूरी है। समझ गए बात को, चलिए तो ये चीज़ अपनी क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं कि जो E है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसको हमें सदिश में भी दिखाना चाहिए। तो सदिश में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, आघूर्ण भी आपका सदिश राशि है तो आघूर्ण P पे वेक्टर लग जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे P पे वेक्टर लगा देंगे, ये P पे लगा दिया, E वेक्टर बराबर 2KP वेक्टर बटे R3। और P वेक्टर का मतलब तो पता है दिशा किसकी, आघूर्ण की, किधर होती है बताइए, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है डाइपोल में। द्विध्रुव में दिशा क्या होगी -Q से +Q की ओर होती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ओके, समझ गए बात को, कहाँ -Q से +Q की ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P वेक्टर लिया, इसकी दिशा P वेक्टर में आएगी, इसका विपरीत आएगी, ये क्लियर भी करना जरूरी था, तो वो भी क्लियर करवा देता हूँ आपको। इधर ही आएगी क्या, यहाँ मैंने एक जगह लिखा था आपको E और के बारे में, E1 और E2 है ना, कौन बड़ा, E1 बड़ा, कौन बड़ा था, E1 बड़ा था। तो यहाँ पे जब E1 में से E2 हटाऊंगा तो किधर जाएगा, E1 की तरफ जाएगा, किधर E1 की तरफ जाएगा, क्योंकि जो बड़ा है उसकी तरफ जाएगा। तो E1 की भी दिशा देख लीजिए आप आराम से, यहाँ पे हम देखें E1 की दिशा किधर है, देखिए उधर है, ये है ना E1 की दिशा, किधर है, उधर है, यानी -Q से Q की तरफ। यहाँ भी दे रखी है आपको E1 की दिशा -Q से Q की तरफ, यानी P की तरफ। जो P की दिशा होती है वो क्या होती है, -Q से Q की ओर होती है। P की दिशा क्या होगी, -Q से Q की ओर होगी। ठीक है, तो चलिए सूत्र याद कर लें आप, सदिश रूप में भी मैंने आपको सूत्र बता रखा है, तो सदिश रूप का भी याद रखेंगे और क्या करेंगे उसके परिमाण रूप में भी अपने को सूत्र याद रखना है। ठीक है, चलिए ये आ गया अपने पास फॉर्मूला, ये सूत्र हो गया, इसको हमें याद रखना है, E वेक्टर बराबर 2KP वेक्टर बटे में R3। ठीक है, ये सूत्र बच्चों बहुत काम आएगा आपके, ये सूत्र क्या होगा, काम आएगा। अभी हम निरक्ष की तीव्रता जब ज्ञात करेंगे वहाँ भी काम आएगा, और कुछ एग्जाम्पल्स करोगे वहाँ भी काम आएगा। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे पढ़ने के लिए अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।